बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। टेलीविजन सेट के सामने या थोड़ा सा दूर भी हैं तो हम आपको नजर आ रहे हैं। आप एक्सप्रेसो देखने के लिए तैयार हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिल हसन। नजर आ रही का मतलब ये कि आपने आंखें खोल ली होंगी, क्योंकि अक्सर लोगों की आज आंखें नींद से बंद हैं, लेकिन कोई बात खुली है लेकिन बंद है। हाँ, लेकिन स्टिल जी कोई बात नहीं, कभी कभी हम भी नींद में हो सकते हैं, आप भी नींद में हो सकते हैं। किसी ना किसी का कोई ना कोई मामला चलता रहता है। आपके दिन का आगाज अच्छा हो, इस बात को हम हमेशा की तरह आज भी मेक श्योर करेंगे। चाहे वो किसी भी सूरत में आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो, एंटरटेनमेंट देनी हो, एक्सप्रेसो हाजिर है। वैसे मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया जो मैं कर रहा हूँ कि शायद अगर आप कुछ सुबह उठ के खा लेना तो मुझे लगता है कि वो आपकी नींद का बायस बनता है। अब इसके मेडिकल रीजंस क्या हैं ये तो हम अभी खाली पेट में से आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन नाश्ता इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाश्ता करके ना जाएं। नाश्ता स्किप नहीं करना है आपने। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील जो कि आपने लेना है। खैर, नाश्ते पे हम आज बात नहीं करें, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने के लिए। एक तो अभी हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज भी दिखाई, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन कर दिया है और बांग्लादेश की टीम 87 रन बनाकर महज जो ढाका टेस्ट है उसके अंदर आउट हो गई है। पाकिस्तान को अभी भी 213 रन की सबकत हासिल है इस मैच के अंदर। और अगर बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान आज जल्दी आउट कर लेता है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट और इसमें जो 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप है उसके लिए वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो मैच पे आगे जाके भी हमने डिटेल बात करनी है। उसके साथ साथ शो में आज यूजुअल बहुत कुछ होगा। कुछ हमने कल साइट पे वीडियो शेयर की थी, उनके कुछ एक्शन और रिएक्शन के मामला भी हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। सानिया सियालकोट पर उलमाए कराम भी गवर्नमेंट के शाना बशाना। मजहब के नाम पर जुल्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा, वजीर आजम का बड़ा ऐलान। ईवीएम पर हुकूमती टाइमलाइन मुस्तरद, ईवीएम के लिए कब और क्या करना है टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वाज़ेह पैगाम। पीडीएम ने तबले जंग बजा दिया, 23 मार्च को इस्लामाबाद में अवामी परेड होगी। ओपोजिशन इत्तेहाद का तलवार से जवाब देने का ऐलान। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सोने और चांदी के तमगे जीतने वाले जहाजेब हफीज होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। हिलमत गांव जिसकी दरो दीवार से कदामत बरसती है, देखिए सफर है शर्त में। उर्दू के मायना शायर नासिर काज़मी के मद्दा आज उनका 96वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, नासिर काज़मी साहब को भी याद करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ी खबर में बात करेंगे सानिया सियालकोट के हवाले से, जिस पर पूरी कौम हम आवाज है और वाक़े के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजाएं देने का भी मुतालबा जोर पकड़ गया है। सियासी और अस्करी क़यादत के साथ साथ मुल्क के जो उलमाए कराम हैं वो भी इस वहशियाना वाक़े के खिलाफ खड़े हो गए हैं और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज की सरबराही में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मजहबी हमांगी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब समेत मुल्क के जो दीगर उलमाए कराम हैं उन्होंने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात की और साथ साथ ताज़ियत भी की। शरपसंदों के खिलाफ राइज कानून के मुताबिक सजा कानूनी इक़दाम की यकीन दहानी भी कराई गई और सानिया सियालकोट पर जुम्मे को यौम मज़म्मत मनाने का भी ऐलान किया गया। बिल्कुल, और वफाकी काबीना ने भी सानिया सियालकोट की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म हाउस में भी प्रियंका कुमारा की याद में एक ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने पुरजोश खिताब भी किया, मकतूल के ख़ानदान और श्रीलंकन हुकूमत से ताज़ियत का इजहार किया और बताया कि सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रियंका कुमारा की फैमिली के लिए $1 लाख इकट्ठे किए हैं और मुतासरा ख़ानदान को ज़िंदगी भर तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं चलेगा, जब तक जिंदा हूँ सानिया सियालकोट जैसा वाक़या दोबारा नहीं होने दूंगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। मज़हब के नाम पर जुल्म करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, ये भी बात वज़ीर आज़म ने की। हमें इस वक्त हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं मजहबी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। उनसे ज़रा बात करते हैं कि क्या ये जो वाक़या हुआ है इसके असरात को ये बयानात और ये इक़दामात कम कर पाएंगे या नहीं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो आपकी जो फ़ौरन
से स्टेटमेंट आई, एक प्राइवेट टीवी को आपने इंटरव्यू भी दिया, वो बड़ी इंकरेजिंग थी और उसके बाद दीगर जितने भी उलमाए कराम थे सब ने हम आवाज़ होकर इस वाक़े के खिलाफ आवाज़ उठाई और किसी ने भी इसको जस्टिफाई नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक जिंदा हूँ ऐसा कोई वाक़या नहीं होने दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि रियासत कुछ बहुत बड़े इक़दाम लेने जा रही है ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए। तो वो क्या इक़दाम हैं जो रियासत लेने जा रही है इस वाक़े के बाद? हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है ये मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मानने वालों का पे चलने वालों का मुल्क है। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी जत्था, गिरोह या फर्द अपनी सोच को पाकिस्तान पर मुसल्लत करते, पाकिस्तानियों पर मुसल्लत कर दे। बदकिस्मती ये है कि 40 साल 41 साल गुजर गए और हमारे यहाँ ये जो शिद्दत पसंदी है ये खाली मजहबी दुनिया में नहीं, हमारे अमूमी रवैयों में आप देख लें, सियासी रवैयों में देख लें, हर जगह पर ये बढ़ती चली जा रही है। आगाज़ तो कहीं से करना है। मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या है सियालकोट का, ये APS स्कूल की तरह का वाक़या है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। पूरी कौम में गुस्सा है, गम है, एक पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, इस्लाम का तशख़्ख़ुस, मुसलमानों का तशख़्ख़ुस इन जालिमों ने जो है ख़राब किया है। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो ऐलान किया है, आप देखेंगे कि अगले चंद दिन के अंदर आपको इक़दामात नज़र आएंगे। पाकिस्तान के अंदर आपको हक हासिल है कि आप अपनी मजहब की, अपने मसलक की बात करें, लेकिन ये कि मजहब और मसलक का नाम लेकर आप दूसरों को मतऊन करें, आप उनकी जानों से खेलें और फिर खातिमुल अंबिया सय्यदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर या इस्लाम का नाम लेकर आप बेगुनाह लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, आप अपनी मसलहतों और मफादात के लिए दीन के नाम को इस्तेमाल करें, तो ये सिलसिला आपको बंद करना ही करना है। या आज नहीं तो कल बंद करना होगा। अगर इस मुल्क को एक पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान बनना है और हमने अपने आने वाली नस्लों को एक एतदाल वाला पाकिस्तान देना है, तो फिर तो ये सिलसिला बंद करना होगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो ऐलान किया है वो बड़ा क्लियर है, वो बड़ा वाज़ेह है। इससे पहले आपको जी हाफिज़ साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि जब भी रियासत पाकिस्तान इस किस्म का कोई फैसला करती है तो मुख्तलिफ मसलतें आ जाती हैं। कभी कोई बैनुल अक़वामी क़वानीन आड़े आ जाते हैं, कभी कोई सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स तंजीमें आड़े आ जाती हैं, तो हम कोई ऐसी मिसाल नहीं बना पाते। और अगर किसी ऐसे शरपसंद अनासर को हम सजाएं देते भी हैं तो रियासत बड़ी मोहतात होकर ऐसे इक़दाम करती है, जैसे रिसेंट पास में कुछ केसेस में हुआ, ताकि कोई एजिटेशन ना हो और फिर रियासत को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है। इसके लिए क्या फेडरल कैबिनेट के अंदर या आपका जो मुशावरती ग्रुप है प्राइम मिनिस्टर के साथ, कोई इस पे बात हो रही है कि रियासत कम से कम ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट है इससे निकले, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले जो लोगों को नजर आए और फिर लोगों में एहसास हो कि ऐसा वाकया आइंदा ना हो सियालकोट जैसा? देखिए, बात यह है कि रियासत के दो किरदार हैं, एक है रियासत माँ के जैसी और एक है रियासत की बालादस्ती। अगर तो रियासत ने अपनी बालादस्ती को मनवाना है तो फिर जो भी कानून को हाथ में लेगा, जो भी रियासत को चैलेंज करेगा, रियासत उसके खिलाफ एक्शन लेगी। रियासत माँ के जैसी ये है कि जो भी कानून को मानता है, जो भी रियासत की बालादस्ती को मानता है, रियासत उसको प्रोटेक्ट करेगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ देगी, उसका ख्याल करेगी। ये मुमकिन नहीं है कि चंद लोग जमा हों और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन का या इस्लाम का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किसी मुक़द्दस हस्ती का नाम ले और लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दे। ये किसी मुआशरे में नहीं होता। दुनिया में 56 इस्लामी ममालिक हैं, 57, कहीं पर ये हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम या जितने भी हम हैं, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते? क्या ये जो लड़का अदनान था जिसको कल तमगा शुजात दिया गया है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता? ये क्या आपने मजाक बना लिया है? क्या आपने जमीन पे कब्जा करना है तब भी आप दीन का नाम लेंगे? आपने फैक्ट्री से छुट्टी करनी है तब भी आप दीन का नाम लेंगे? आपने ड्यूटी पूरी नहीं करनी तब भी आप दीन का नाम लेंगे? आप मुआशरे को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? एक खौफ की कैफियत
और उस खौफ की कैफियत किसकी वजह से? उस दीन के नाम पर जिस दीन का नाम ही अमन और सलामती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये फैसला तो बड़ा क्लियर है और वजीर आजम पाकिस्तान चीफ एग्जेक्टिव हैं और इससे पहले हमारे सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट भी आपने पढ़ ली होगी कि जो लोग इस तरह की वहशत और दहशत का बाजार गर्म करना चाहते हैं या जिन्होंने किया है, हुकूमत और रियासत जो है मुत्तहद होकर पूरी कौम को, रियासत को इन अनासिर के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना है और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। हाफिज साहब, जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया गया था प्राइम मिनिस्टर की जानिब से तकरीबन 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें, इस ऐलान को भी 3 माह गुजर चुके हैं। इस अथॉरिटी के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि कितनी ऑपरेशनल हुई और अब तक क्या इस अथॉरिटी के तहत काम किए गए हैं। देखिए, उसके चेयरमैन का तकर्रुर हो गया है। खुद वजीर आजम साहब हर हफ्ते में 3 से 4 मीटिंगें उस पर ले रहे हैं और उसको एक अमली शक्ल जो है वो दी जा रही है। आप देखेंगे उसको उसके इक़दामात जो उसके ऊपर उठाए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला सामने आ जाएंगे और उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि हम दुनिया को और अपनी नौजवान नस्ल को, अब ये जिन बच्चों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये काम किया है सियालकोट वाला, उनमें से नमाज सही किसी को नहीं आती, कलमा सही किसी को नहीं आता और सिर्फ ये वो श्रीलंकन मजलूम और मकतूल का खानदान ही तबाह नहीं हुआ है। ये जिन्होंने ये काम किया है इनके वालिदैन से जाके उनका मैं तो गुजारिश करूंगा कि कैमरा इनके घरों में जाना चाहिए कि इनके बच्चों का इसके बाद क्या हाल है, इनके वालिदैन के ऊपर क्या बीत रही है, इनकी बीवी पे बीवियों पे क्या बीत रही है। ये कोई हीरो थोड़े हैं, ये तो मुजरिम हैं, कातिल हैं। ये जो हाफिज साहब ये जो करने वाले थे इनका ताल्लुक किसी सियासी या मजहबी जमात से साबित हो या ना हो, ये बहरहाल नारे एक सियासी और मजहबी जमात के ही लगा रहे थे, जिससे बज़ाहिर लगता है कि इनका ताल्लुक उस सियासी या मजहबी जमात से, जिसे हालिया तौर पे आपने एक बाकायदा सियासी पार्टी का स्टेटस भी दोबारा से दिया है हुकूमत ने। तो इस सिलसिले में क्या तहकीक की जा रही है और अगर इन लोगों का ताल्लुक उस सियासी और मजहबी जमात से साबित होता है तो तब रियासत की क्या हिकमत अमली होगी, आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, उस जमात ने, तारीख लब्बैक ने सबसे पहले पाकिस्तान उलमा कौंसिल के बाद दूसरी जमात तारीख लब्बैक थी जिसने इस वाक़े की मजम्मत की, फिर सारों ने की और भरपूर मजम्मत भी की और कहा कि जो भी मुजरिम है उनको पकड़ के सजा दें। अब ये जो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाना है, नारा या ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद या अकीदा खत्म नबूवत जिंदाबाद, ये हर मुसलमान का है, ये को खाली किसी एक जमात या एक गिरोह का नहीं है। इन जालिमों ने, यही तो हमारा अलमिया है, क्या इन जालिमों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर इतना बड़ा जुल्म किया है। इन जालिमों ने अपने जुल्म के ऊपर दीन का कवर लेने की कोशिश की है, लेकिन ना इनको दीन का कवर मिलेगा, ना इनको अब इंसाफ होगा। और मेरी बार बार हम ये गुजारिश कर रहे हैं मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि इस केस को टेस्ट केस हमने बनाना है, स्पीडी ट्रायल हो और ये मुजरिमीन अपने इंजाम को पहुंचे, यही इसका हल है। और कौम उठ जाए, कौम को उठना होगा कि हमें इंतहा पसंदी कबूल नहीं है, दीन के नाम पे हमें जाती नजरियात कबूल नहीं है, दीन के नाम के ऊपर हमें मफादाती नजरियात कबूल नहीं है। कौम को इसके लिए खड़ा होना है और इंशाअल्लाह ताला मेहराब व मिंबर अपना किरदार अदा कर रहा है। आपने कल देखा कि हमने तमाम मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के जय्यद उलमा को जो है कल श्रीलंकन एम्बेसी गए, वहां पर उन्होंने ताज़ियत की और जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह खुतबात जुमा भी इसी उन्वान पर होंगे और भरपूर इस दरिंदगी की मजम्मत की जाएगी। ये मतलब नहीं है, हम देखिए दो चीजें हैं, उनको अलहदा रखने की भी जरूरत है। एक है कि कोई मुजरिम जो वाकई तौहीन रिसालत करता है, अगर उसकी सजा में या उसके मामलात में कोई कमी है उसे भी दूर किया जाएगा, लेकिन अगर कोई तौहीन रिसालत का किसी बेगुनाह पे इल्जाम लगाता है तो उसको भी कटहरे में लाया जाएगा। और ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरह हमने
तौहीन नामूस रिसालत और तौहीन मजहब के कानून का गलत इस्तेमाल रोका है। और पिछले 1 साल में एक भी FIR ऐसी नहीं हुई कि जिसको हम कहें कि ये गलत FIR है। इसी तरह इस सिलसिले को भी इंशाअल्लाह वजीर आजम साहब ने जिस अज़म का इजहार किया, हम सब मिलकर इस पर अमल करेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और यकीनी तौर पे एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा पैगाम है तमाम उलमा से, और इसी की उम्मीद की जानी चाहिए थी। और ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज सभी मकातिब की जानिब से है कि तमाम मकातिब ने इस वाक़े को न सिर्फ कंडेम किया है बल्कि अलल ऐलान उनको जालिम कहा गया है जिन्होंने ये किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि स्पीडी ट्रायल के बाद जब ये मामला अदलिया के पास जाता है इस पर जल्द फैसला हो और ये कैफरे किरदार तक पहुंचे, ये मिसाल बने ताकि आइंदा किसी बेगुनाह के ऊपर इस किस्म का तशद्दुद और जुल्म न किया जा सके। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे EVM और आई वोटिंग के मामले पे। तो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वफाकी काबीना ने EVM और आई वोटिंग के मुकम्मल टाइमलाइन की मंजूरी देते हुए इलेक्शन कमीशन को बरवक्त फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजारत खजाना को हिदायत भी जारी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक 15 दिसंबर को जो टेक्निकल तफसीलात हैं उनको हतमी शक्ल देने की तजवीज़ मंजूर की जाएगी, जबकि 1 जनवरी 2022 को EVM के टेंडर्स जारी होंगे, जबकि 15 जून 2023 तक इलेक्शन कमीशन को EVMs की फराहमी मुकम्मल की जाएगी। साथ साथ आई वोटिंग के लिए नादरा को 4 माह में सिस्टम अपडेट करने की हिदायत भी कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अमेरिका में हैं या जापान में हैं कि हम इतने फास्ट ट्रैक के ऊपर चलेंगे। अल्लाह करे चल लें, अल्लाह करे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत को इलेक्शन कमीशन की तश्कील करदा कमेटी और TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा इंतखाबात में EVM इस्तेमाल की फिजिबिलिटी और इम्कान का तयन करना भी ज़रूरी है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और इस पर इलेक्शन कमीशन का भी भरपूर मौक़िफ़ सामने आ चुका है जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और इसमें जो मुजवज़ा टाइम लाइन हुकूमत ने दी है उसको मुस्तरद कर दिया उन्होंने, और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि 2023 के आम इंतखाबात में EVM इस्तेमाल होगी या नहीं फैसला कमेटियों की सिफारिशात की रोशनी में ही होगा। EVM के लिए कब, कहां और क्या करना है टाइमलाइन इलेक्शन कमीशन ही बनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि आम इंतखाबात तक जो मशीनों की फराहमी है, अमले की तरबियत है, इस समेत दीगर जो अहम मराइल हैं वो मुकम्मल हो भी सकेंगे या नहीं, इस पर भी फिल वक्त गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब बल्दियाती इलेक्शन में EVM का पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया, ये भी उन्होंने कहा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तजियाकार हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं, ऑफ एंड ऑन पाकिस्तान की पोलिटिकल सिचुएशन डिस्कस करते रहते हैं। तो आज भी हम जरा पूछते हैं कि इस वक्त ये गवर्नमेंट वर्सेस जो इलेक्शन कमीशन है ये मामला जारी है और अब बात EVM पे आके अटकती सी लगती है। गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, सुबह खैर आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। ये जो 2 स्टेटमेंट्स आई हैं, एक तो हुकूमत चाह रही है कि 2023 जून तक EVMs फराहम कर दी जाएं और 2023 के इंतखाबात EVM पे हो जाएं, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक बार फिर सूरत हाल को मुबहिम ही करार दिया। आपका तजिया क्या कहता है इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान? अस्सलाम वालेकुम जी, देखिए ये इंतखाबात तो मेरा ख्याल 2018 में भी EVM मशीनों के जरिए होने चाहिए। तमाम जमातें कमिट करती हैं कि जी हम पाकिस्तान में तमाम जो जदीद तर वसाइल हैं बरूए कार लाएंगे गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए। तो एक बुनियादी नुक्ते पे तो तमाम लोगों का इत्तेफाक राय है। अब इसमें ताखीर हो गई है, बिलाशुबा ताखीर हुई है, लेकिन उसकी बुनियादी वजह भी वो रवैये हैं, वो माइंडसेट है जो इस मुल्क पे हुक्मरान है, और वो है कि तब्दीली को रेजिस्ट करता है, यानी मुजाहमत करता है। आसानी से कोई भी तब्दीली कबूल नहीं की जाती है। अब कौमों की तारीख में होता है कि आपने पहला कदम कभी तो उठाना होता है। ये नहीं कह सकते कि 2023 में मुमकिन नहीं, अब 2028 में हमें EVM मशीनें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। उस वक्त फिर कोई और जमात उस मसला उठा के दरमियान में खड़ा कर देगी। उसमें मेरा ख्याल है कि ये एक और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इस मुल्क में हुक्मरान कौन है, क्या इलेक्शन कमीशन हुक्मरान है या पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की हुकूमत है। बरतर रुतबा किसको हासिल है और वो बरतर रुतबे वाली एंटिटी जो है वो क्या चाहती है। अगर वहाँ पे एक फैसला हो गया है तो उस पर बाकी इदारों को मिल मिला के बाहमी सलाह मशवरे के साथ उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक हो गया। इम्तियाज गुल साहब, ये जो हमने अभी एक शेड्यूल डिस्कस किया वफाकी काबीना की जानिब से EVM के इस्तेमाल का शेड्यूल जारी किया गया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा कि ये शेड्यूल जो है ये हम बताएंगे, हमें कोई नहीं बताएगा, हमें कोई डिक्टेट नहीं करेगा। आपको ये जो वफाकी काबीना की तरफ से ये शेड्यूल दिया गया, आपको कितना काबिल अमल लगता है कि जिस टाइमलाइन के थ्रू, इस पैटर्न के थ्रू ये बनाया जा रहा है शेड्यूल, उस पर क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा ये EVM का इस्तेमाल?
देखिए, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, उसमें यकीनन मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलात को बहाना बना के आप वो काम जो कि 10 साल पहले होना चाहिए था उसको मजीद ताखीर मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में ये काम इसी तरह से हो रहा है। जर्मनी, फ्रांस में भी यही मशीनें, यही तरीका कार इस्तेमाल हो रहा है। और जहाँ तक ये मशीनों की फराहमी वगैरह का, अगर तो इन्होंने वही रूटीन प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में डाल दिया तो जाहिर है फिर मशीनें वक्त पे नहीं आ सकेंगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इसको ये फास्ट ट्रैक पे ये काम करेंगे। और ये मशीनें बनाने वाली, फराहम करने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, पहले ही 4, 5, 6 साल से पाकिस्तान में वो लॉबिंग कर रही हैं ये मशीनें बेचने के लिए। तो मशीनों की फराहमी कोई मसला नहीं है, तरबियत अमले की अलबत्ता उसमें एक मसला। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, मेरा और आपका भी ताल्लुक सरकारी इदारे से थोड़ा सा रहा है, हम इत्तफाक हुआ है काम करने का। 6 महीने में तो सरकारी इदारों में पंखा ठीक नहीं होता सर, तो ये 1.5 साल में या 6 महीने में लाखों मशीन्स आना, इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम क्या महज ये इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों को दे सकते हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की? 3 साल में इस हुकूमत ने भी तो कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर कुछ नहीं किया, माँ सिवाय अचानक से एक EVM मशीन मंजर आम पर लाई फवाद चौधरी साहब, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन की और कहा कि अगले इंतखाबात इस पे होंगे, और फिर अचानक से कानून भी बन गया। तो आपको नहीं लगता कि जो ग्रेजुअल कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें सभी का रोल था जो कि ड्यू रोल अदा नहीं किया गया, इस वजह से अब इलेक्शन कमीशन को चैलेंज का सामना है इलेक्शन के लिए? जी, मैंने तो आपसे कहा कि इस मुल्क के जो जहनियत हुक्मरान है उसके तहत तब्दीली को कबूल नहीं किया जाता है। गुज़िश्ता हुकूमतों में भी ऐसा ही हुआ है और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे भी आयद होती थी। अब जब से ये इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, इन्होंने किस हद तक इनिशिएटिव लिया EVM को फरोग देने के लिए, वो निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए? असल में तमाम तर दारोमदार आला तरीन क़यादत पे होता है किसी भी इदारे की, और वो अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये तो नियतों पे भी है, कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी के बिल्कुल इश्यूज हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैं उसको बहाना बना के आप तरक्की के जो सम्राट हैं उसको नहीं, कौम को और पूरे सिस्टम को महरूम नहीं कर सकते। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा, इन केस अगर ये सारा प्रोसीजर हो जाता है ड्यू टाइमलाइन जो दी जा रही है जून 2023 के अंदर, तो क्या इसके बाद आने वाले रिजल्ट्स आपको लगता है कि मुतनाज़े नहीं होंगे? जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि नहीं मुतनाज़े होंगे जिस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, वो तो उसमें कुछ भी कहा जा सकता है। यहाँ तो किसी ने भी, मेरा ख्याल है वो वाहिद इलेक्शन है जो लाहौर में N133 में हुआ है, जिसमें हारने वाले भी खुश और जीतने वाले भी खुश, कोई धांधली वगैरह का सख्त इल्जाम नहीं लगा है। लेकिन पाकिस्तान में तो एक रिवायत बनी हुई है, जो हारता है वो लाजमी इल्जामात लगाता है हारने के ना। तो इसमें हमें नहीं पता कि उस वक्त क्या तरीक़ाकार होगा, और उसके जो काउंटर चेक्स हैं इसको पूरे सिस्टम पे नजर रखने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए जब ये सारा अमल हो रहा होता है, वो किस हद तक मजबूत चेक्स होंगे उस पे दारोमदार होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपना तजिया दिया। साहब के मुताबिक पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तभी चीज़ें मुमकिन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है EVM के इस्तेमाल को लेकर कॉम्प्लिकेटेड है और गवर्नमेंट के लिए स्पेशली और इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और गेम में आगे बढ़ते हैं, इधर रहते हुए आगे बढ़ते हैं। आपकी मुलाकात एक और जबरदस्त पाकिस्तानी एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं जिन्होंने स्पेन के शहर वेलेंशिया में होने वाली वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं जहांजेब हफीज की, जिन्होंने फिजिक एंड फिटनेस कैटेगरी में सोने और चांदी का तमगा अपने नाम किया है, और आज इस वक्त वो हमारे स्टूडियोज में हमारे मेहमान हैं। बिल्कुल, एक्सप्रेसो के मेहमान हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जहांजेब एंड टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। जहांजेब, सबसे पहले तो अपने इस कंपटीशन के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि किन स्टेप से गुजरते हुए आप इस चैंपियनशिप तक पहुंचे और आपने मेडल अपने नाम किया। स्टेप बाय स्टेप सारा सिस्टम चला है। कंपटीशन की तैयारी बहुत देर से थी, कुछ साल डेढ़ से तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान में थोड़ा सा कम्पीट किया नेशनल लेवल पे, फिर उसको सिलेक्शन से स्पेन में सेलेक्ट कराया, तो वो स्टेप बाय स्टेप करते करते वहाँ पे पहुँचे। पाकिस्तान फेडरेशंस ने सपोर्ट किया, उन्होंने वहाँ से स्पॉन्सर्स मंगवाए, फिर वहाँ से वीज़ाज आए, तब जाके फिर वहाँ पे चांस मिला वर्ल्ड
खेलने के लिए। कितना टाइम लगा इसके लिए अपने आप को तैयार करने में, इस कंपटीशन के लिए? इस कंपटीशन के लिए ऑलमोस्ट 1 ईयर नॉन स्टॉप ठीक है। तैयारी थी और उसी को लेके कंटिन्यू किया। तैयारी पहले से थी, थोड़ा सा लेके चल रहे थे, लास्ट ईयर भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कोविड नहीं जा पाए। इटली था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी तो नहीं जा पाए, लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहे कि शायद चांस बन जाए, तो वो बन गया। फिर अल्लाह पाक ने इज्जत रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितने ममालिक के प्लेयर्स थे जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, बॉडी बिल्डर्स? और थोड़ा सा इस चैंपियनशिप के हवाले से भी बताइए। इसके क्या माई काउंट लाइन मेरे ख्याल से कम भी 8-10 लोग तो मेरे लिस्टेड में थे। लाइक इंडिया था, स्पेन के बहुत से शहरों के लोग थे, इटली के थे, फ्रांस से थे, जो उनका यूरोप रीजन था उसके बहुत लोग थे। एशिया से इंडिया स्पेशली था, और इधर रीजन यूएई से कुछ लोग, वर्ल्ड के हर लिहाज से लोग आए हुए थे क्योंकि कंपटीशन बड़ा था तो हर किस्म के लोग आए हुए थे। अच्छा, इस कैटेगरी के हवाले से जो हम फिजिक एंड फिटनेस की बात करें, अपनी इस कैटेगरी को बताइएगा, और कितनी कैटेगरीज होती हैं और स्पेसिफिकली आपकी अपनी स्पेसिफिकली जो मेरी कैटेगरी है ना, फिटनेस थोड़ी चेंज होती है। हम बहुत लीन और छोटे रहते हैं, ज़्यादा वो बहुत बड़े से नहीं होते। हमने एक वेस्ट लाइन को और हाइट को रखना होता है साथ साथ। तो मैं 6 फीट प्लस 182 प्लस इसको कहते हैं हाइट को। अच्छा, तो वो उसके साथ चलना 182 सेंटीमीटर 6 फीट पे आता है। और वेस्ट लाइन आपकी छोटी होनी चाहिए। ठीक है। तो वो उसको आपने कंटिन्यू करना है मुसलसल। तो वो कैटेगरी ये फिर फिजिक की बनती है, जिसमें आप कहते हैं फिजिक मॉडल फिजिक कह सकते हैं, फिजिक कह सकते हैं, फिजिक एंड क्लासिक कह सकते हैं। एक मेरी फिजिक एंड क्लासिक फिटनेस है, एक खाली फिजिक है, तो वो कैटेगरीज बनती है। That's amazing. वैसे तो आपके गोल्ड मेडल्स दिखा रहे हैं, बट वी सो वांट कि अगर आप अपना गोल्ड मेडल दिखाएं जरा। दिस इज योर कैमरा, लोग देख पाए जी। दिस इज जाजेब्स अचीवमेंट, और इसके साथ एक सिल्वर मेडल भी है जो इनके सामने मौजूद है, और ये आप दोनों मेडल्स देख सकते हैं अपनी टेलीविजन। जाजेब बहुत ही ज़बरदस्त, वी फीलिंग सो प्राउड। अच्छा, आप ये भी बताइए इसमें कि जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मैं हमेशा एथलीट से ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है उसका स्टैंडर्ड भी, फिर आपकी डाइट्स भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ही चाहिए होती हैं। पाकिस्तान में रहते हुए कैसे पॉसिबल हुआ ये? पाकिस्तान में रहते हुए सब कुछ पॉसिबल है। वो लोग कोई ऊपर से नहीं उतरे हुए, हम लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, हमारी डाइट्स वैसी ही हैं, बल्कि हम लोग ज़्यादा उनसे कोशिश करते हैं। हमारी डाइट्स, हमारे न्यूट्रिशंस बहुत अच्छे हैं। हमारे कोचेस, मेरे कोच हैं नासिर भाई, वो बहुत अच्छे हैं। वी प्लान प्रॉपरली डाइट क्या लेना है, कितने कार्ब्स, कितनी प्रोटीन, कितना फैट, एक एक चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। ये नहीं कि डाइट प्लान बनाया किसी ने भी, सुबह 2 अंडे खा लेना, शाम को 2 स्लाइस खा लेना, आप डाइट करो, ऐसा नहीं चलता। ठीक है। आपने बिल्ड करना होता है अपने आप को, जोर जमाई जिसे हम सादी जुबान में कहते हैं, तो फिर आपको उसके मुताबिक लेके चलना पड़ता है। और आपको इतना रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान में? होता भी नहीं है। उनके पास भी वही रिसोर्सेज है, हमारे पास भी वही चीज़ें हैं। कोई स्पेशल नहीं है डाइट में, कोई ऐसी चीज़ नहीं आती खास कि जी वो कुछ खास खा रहे हैं। हम उन्हीं को कम्पीट करके आए हैं, उन्हीं से जीत के आए हैं, तो यानी कि हम भी वही चीज़ें खा रहे होंगे। मे भी तो हमारी स्टैंडर्ड उनसे बहुत अच्छी है किसी जगह पे देखे जाए। तो मैं नहीं कह सकता कि दे आर वेरी गुड। अच्छा, जो जिम की एक्सरसाइज ट्रेनिंग की फैसिलिटीज हैं, ऑब्वियसली हमारे पास भी इंटरनेशनल लेवल की हैं, बट स्टिल दोनों चीज़ें, योर डाइट, योर लाइफस्टाइल, योर फिटनेस, ट्रेनिंग, एवरीथिंग मैटर्स। लाइफस्टाइल दे हिट। मैं पाकिस्तान में हर एक को नहीं समझा पाता कि दैट्स माय लाइफस्टाइल, मैंने डाइट पे ही रहना सारा साल, मैंने फ़िश खाना या मैंने चिकन खाना, आई डोंट नीड टू ईट लाइक ऑयल और सॉल्ट और स्वीट्स। वहाँ पे बात समझानी नहीं पड़ती, दे अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। वो हेल्थी फूड को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ वो पाए, बिरयानी उनको अच्छा, ये खास तौर पे हमें कहा जा रहा है कि वैसे तो पोस्टरिंग के लिए बड़ा मूड बनाना पड़ता है, लेकिन कैन यू पोस्टर अ बिट इफ यू कैन जस्ट That looks great. अच्छा, जाजेब जब आप जा रहे थे कंपटीशन के लिए, तो डिड यू हैव दिस बिलीव कि मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, या कहीं ना कहीं दिल में था कि नहीं कोई वीक पॉइंट है मेरा? सीरियसली वीक पॉइंट की कोई टेंशन नहीं होती। ओके, आप प्रॉपर्ली तैयार होते हैं। हम पूरा सोचते गए थे कि हम तैयारी पूरी से, लेकिन हाँ, हिट हमें क्या करता है, वो हमें गवर्नमेंट जहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाती, हमारे वीज़ास। अच्छा, लाइक आई गॉट वीज़ा ऑन 27th को कंपटीशन था। आई रैन लाइक 24 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाइट, कराची, बार्सिलोना, वलेंसियान, नॉन स्टॉप फ्लाइट्स पे 24 घंटे बाद मैं तो पहुंचा लास्ट डे वीज़ा, क्योंकि हमारी एम्बेसीज को हम रब्ता नहीं कर सकते। हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया थे। हम अब बॉडी बिल्डर के लिए बहुत चेंज है। एक नॉर्मल एथलीट होता है, उसको पता होता है कि हमने खाना बंद कर दिया, हमने पीना बंद कर दिया और हम इंतजार में बैठे हैं, वीज़ा आएगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। अदर देन बाहर जाके कम्पीट करने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग का वो, क्योंकि ये ऐसा खेल है मुझे लगता है कि ये गली मोहल्लों में क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा लड़के इसकी जानिब आते हैं आजकल, जिम्स की जानिब। बड़ा अच्छा ये कल्चर है, वैसे अच्छा ट्रेंड है। तो इसका बीइंग अ प्रॉपर स्पोर्ट, इसका क्या फ्यूचर है? इसको बतौर खेल के दुनिया भर में खेला जाए, तो आप अपने शौक के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए करते हैं? अगर आज के दौर में देखा जाए तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। आप देखें, आपकी हर जगह पे जिम्स, फिटनेस सेंटर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन लोग करना चाहें तो, मैंने आपको बताया ना, लाइफस्टाइल नहीं अपनाया जाता। वो लोग कहते हैं कि हम इसको लेके नहीं चल सकते। लाइक माई पेरेंट्स, मेरी अम्मा मुझसे बोलना बंद कर देती, क्योंकि मैं डाइट पे रहता हूँ, तो वो हर वक्त गुस्सा, बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो जाता हूँ किसी चीज़ों पे। तो माँओं का शौक होता है। लाइक आई कैन टेल यू कि मेरी कॉल बंद हुई, मैंने बताया मैं जीत गया हूँ, सब एवरीवन वाज हैप्पी, जस्ट अम्मा का ही कॉल थी कि खाना खा ले। वो खाना ज़रूर खा ले। तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है हमारे पेरेंट्स का, उनके ये चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं हौसला नहीं देती। थैंक यू वेरी मच जहांज़ेब, बहुत शुक्रिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर फ्यूचर कॉम्पिटिशंस। आपने नो डाउट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और जहांज़ेब हफीज़ अब मौजूद थे। इन्होंने जो कह लें इतने मेडल्स तो अपने नाम किए, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपका लाइफस्टाइल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी टफ सिचुएशन में जाके इन्होंने कम्पीट किया। हैट्स ऑफ टू हिम। पाकिस्तानी जो वीज़ा अथॉरिटीज़ हैं, दीगर अथॉरिटीज़ हैं, दे शुड सपोर्ट आर एथलीट। और कुछ नहीं करते, वीज़ा तो दे दिया करें, तो अपने खर्चे पे जाते हैं अक्सर ये बेचारे। खैर, वंस अगेन जी अप्रिशिएटिंग हफीज़। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से आते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अब आपको खिलाएंगे हम सुबह सुबह बिरयानी, वो भी देसी फूड में हाँ बनती है। फरियाल राना खिला रही है आपको बिरयानी आज। बिरयानी का नाम ज़हन में आते ही मुंह में पानी आ जाता है। नाजरीन, बिरयानी की खुशबू और महक इसके जायके की तर्जुमानी करती है, और यहाँ पर मैं आई हूँ तो मुझे हर तरफ बिरयानी की खुशबू आने लग गई, जिससे अंदाज़ा होता है कि बिरयानी कितनी ज़्यादा मज़ेदार होगी। नाजरीन, फ्रेंड्स और फैमिली से बेतहाशा तारीफ़ें सुनने के बाद आज मैं आई हूँ हाल रोड पे, जहाँ पर है मशहूर वकास बिरयानी। चले आए, चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। यहाँ का टेस्ट कैसा है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ के ऑनर और यहाँ के शेफ मोहम्मद काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताएं, वकास बिरयानी का नाम कितना पुराना है, और सबसे पहले ये काम किसने शुरू किया था? हम तकरीबन 2005 से ये बिज़नेस कर रहे हैं, और हमारे वालिद साहब ने हमें ये बिज़नेस स्टार्ट करवाया था। अच्छा, तो इसकी टाइमिंग क्या है? हम लोग सुबह 11:15 बजे ओपन करते हैं और रात को 9 बजे क्लोज होते हैं। अच्छा, तो जब संडे आ जाता है या फिर कोई छुट्टी का दिन होता है तो कब होता है अवेलेबल? संडे क्लोज होती है, बाकी उसके अलावा मार्केट खुली हो तो हमारी ब्रांच खुली होती है। अच्छा, वकास बिरयानी की मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, मैंने भी बहुत खाई है। बहुत सिंपल सी बिरयानी है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी है, और इसमें ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे मसाला जात इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किन मसाला जात से ये बिरयानी बनती है? इसमें जितना भी मटेरियल वगैरह यूज़ करते हैं वो सारा देसी, यानी कि लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, वो देसी होता है और फ्रेश होता है, और हर तरह के मसाला जात यूज़ किए जाते हैं इसमें, जैसे कि आलू बुखारा हो गया और क्वालिटी वाला चावल हो गया, इस तरह की चीज़ें सारी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर नीचे इतना ज़्यादा बिरयानी खाने वालों का रश लगा हुआ है, और लोग दूर दूर से भी आपके पास आते हैं बिरयानी खाने, तो इसकी क्या वजह है? हम नियत से और मेहनत से काम करते हैं, बाकी ये अल्लाह ताला का लगाया हुआ फल है। और ये आप किचन में इस टाइम मौजूद है, देख रहे हैं कि कितनी सफाई है। इतना काम होने के बावजूद लोग किचन में इतनी सफाई नहीं रख पाते। अच्छा, आप बिरयानी खुद बनाते हैं या फिर सुपर? जी, खुद भी बनाते हैं, हमने शेफ भी रखे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं नमल यूनिवर्सिटी से। नमल यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो आपको कैसा टेस्ट लगा यहाँ का? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, 4 साल से हूँ, लास्ट सेमेस्टर है, तो रोज़ ही आते हैं तकरीबन। अब इतनी दूर से आए यहाँ पर बिरयानी खाने, तो वहाँ भी मिलती होगी ना हर जगह बिरयानी, तो इनकी ही क्या ख़ास बात आपको लगी जो आप स्पेशली यहाँ पर आए? अभी हम यही बात कर रहे थे कि इनकी बिरयानी में स्पेशल ये है कि जितनी मर्ज़ी खाओ ना तो दिल नहीं भरता, मतलब कि टेस्ट ऐसा है कि खा ही जाते हो, बस ऐसा है। आप कितनी देर से यहाँ पर आ रहे हैं? जी, मुझे आते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। अच्छा, तो आपको टेस्ट यहाँ का कैसा लगा? यहाँ का टेस्ट काफ़ी बिरयानियों की दुकानों में से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं शुरू से ही ना यहाँ से खा रहा हूँ, और हम स्पेशल अब इस वक्त कनाल व्यू से ना ठोकर से यहाँ से खाने के लिए इधर आए हैं।
अच्छा, तो आपकी बेगम साहिबा भी आपके साथ आई हैं, आपको इनके हाथों की बनी बिरयानी अच्छी लगती है या फिर इनके हाथों की बनी बिरयानी अच्छी लगती है? नहीं जी, बेगम के हाथों की बिरयानी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये एक ना अलग टेस्ट है। बेगम की बिरयानी और ये इनकी बिरयानी में दोनों अलग है। इनकी भी अच्छी है, लेकिन बेगम की तो मैं नहीं कह सकता ना, वो भी अच्छी है। नहीं, डर के नहीं, वो भी अच्छी बनाती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप इतनी दूर से आए यहाँ पर, तो आसपास भी तो बिरयानी बिकती होगी, कहीं से बंदा खा ही लेता है, तो इतनी दूर आने की वजह? देखिए, मैं बताता हूँ, आसपास भी बिरयानी है, लेकिन इनकी जो बिरयानी है ना, ये मसाले वाली नहीं है, क्योंकि मसाले वाली के बगैर है, और ये इनके साथ इनकी जो वो रायता वगैरह है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इनकी बिरयानी में इतना मसाला होता ही नहीं है कि एक की बजाय हम 2 प्लेट भी खा सकते हैं। बाहर से जब भी बिरयानी खाइए ना, उसमें पेट ही ख़राब हुआ है। आपको इनकी बिरयानी की ऐसी क्या बात खींच के इतनी दूर लेके आई है? बिल्कुल, हम खाते रहते हैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरियाज में भी और इधर उधर भी, मगर वकास बिरयानी की सबसे अच्छी बात है कि इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और इनका मतलब कि आप वो रोस्ट का जो मतलब कि इन्होंने जो स्पाइस लगाया होता है, मसाला, वो बहुत अच्छा है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इतनी दूर से आना भी हमारे लिए ज़ाया नहीं होता, तो हम शौक से आते हैं। आपको इनके टेस्ट की खास बात क्या लगी? इनके टेस्ट की खास बात यह है कि इनकी जो स्पाइसेस यूज़ करते हैं, इनकी बिरयानी को जो है एक अलग टेस्ट देता है, और एक स्पाइसी सा, एक बहुत ही टेंडर सा टेस्ट होता है चिकन का, तो वो मुझे बहुत ख़ास बात लगती है इसमें। अच्छा, और अगर आप इनकी बिरयानी को आउट ऑफ 10 रेट करें तो क्या करेंगे? 9.5। 9.5 और 0.5 क्यों आपने दी तक? सीटिंग अरेंजमेंट्स, बस इस वजह से। आपकी सेहत से माशाल्लाह लग रहा है कि आप खानों के तो बहुत शौकीन हैं, ठीक है? तो आप अगर चूज़ करें बिरयानी में से और कढ़ाई में से, तो क्या खाना पसंद करें? बिरयानी खाना है। अच्छा, उसकी क्या वजह होगी? बस कढ़ाई खा के वैसे ही, लेकिन अब बिरयानी ज़रा ज़्यादा आजकल, और वैसे भी बिरयानी ज़रा अच्छी लगती है। नाजरीन, मेरे लिए यहाँ की मशहूर बिरयानी आ चुकी है और इसकी खुशबू मेरी भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, इसीलिए इसको ट्राई करते हैं। इसका टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा लाजवाब है। मेरी बिरयानी तो आ चुकी है और ये ठंडी ना हो जाए इससे पहले कि मैं इसको खा लेती हूँ। अगले देसी फूड में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Oh my goodness, इस चीज से इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे वापस आने दें। अच्छा जी, मैं आपको एक बार फिर से मुस्कुराती मॉर्निंग आपके लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सफर शर्त पे हमने जाना है और आज का सफर शर्त भी बहुत दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि हम उस पे जाएं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ढाका के अंदर जारी है। बहुत ही क्रंच सिचुएशन है और पाकिस्तान के इस वक्त जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत जबरदस्त बॉल कर रहा है। 26 पे 4 प्लेयर्स आउट कर दिए जी हमने बांग्लादेश में, बांग्लादेश के, और बांग्लादेश की टीम फॉलो ऑन हो गई थी। 213 की बर्तरी हमें हासिल थी। अगर हम उससे पहले आउट कर देते हैं तो एक इनिंग्स और कुछ रन से जीत सकते हैं, और अगर कुछ स्मॉल सा टारगेट मिलता भी है तब भी हम जीत सकते हैं। लेकिन आज मैच का आखिरी दिन है, सो नहीं देख रहे तो देखिए, हम फिल वक्त आपको दिखाते भी हैं और देखते भी हैं सफर शर्त। जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस यस, 2 स्कोर हो गए सर। वेरी गुड, चक्का 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 चौका चौका। कश्मीर दुनिया के कदीम तरीन खित्तों में से एक है जहां तहजीब परवान चढ़ी। आप कश्मीर में जहां भी जाएं, वहां माजी की यादगारें हर जगह नजर आती हैं। कश्मीर के कदीम कब्रिस्तान नजर आते हैं जहां लकड़ी का इस्तेमाल दिखाई देता है। हर कब्र के गिर्द लकड़ी की दीवार और लकड़ी की इस दीवार के अंदर दरख्त और पौधे नजर आते हैं। वादी नीलम में एक गांव है जिसका नाम हेलमत है। हेलमत में जैसे ही सयाह पहुंचता है, उसे आंखों पर यकीन नहीं आता कि कदीम इमारतें अपनी हेयत में इस कदर माजी बईद की नजर आती हैं कि पहला घुमा यही होता है शायद ये किसी फिल्म का सेट लगा हुआ है जिस पर माजी कदीम की कोई कहानी रिकॉर्ड होनी है।
सफ़र है शर्त, आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। नीलम वैली सपनों की सरहद, और ये सीज़न 6 है। और इस एपिसोड में एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ आखिरकार आ गया, वो शाहकार जिसका इंतज़ार था। थैंक यू वेरी मच सर। आहद, मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था कि जब मैं एक्चुअली यहाँ पे आया तो आहद ने वहाँ से रफ्ते सफ़र बांधा, उसने कहा कि मैंने भी आना है। वहाँ फ़ोन पे बात हुई थी और आहद ने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, और मतलब बहुत लंबी ट्रैवलिंग थी। सबसे पहले बताएं कि सफ़र कैसा गुजरा? वकार साहब, सफ़र कठिन था, मुश्किल था, लेकिन फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ पे। और जैसा कि आपको पता है हम हिम्मत में हैं इस टाइम पे। अच्छा, मैंने आपको लास्ट एक कॉल किया था जब आप मेरे ख्याल में उस वक्त एबटाबाद में थे। मैंने आपको कहा था कि आपने हेलमत गांव में रुकना है, मैं ताओबाट में हूँ, मैं हेलमत में आ जाऊँगा। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि आपको ये सरप्राइज़ देना था। सर क्या सर? इट्स रियली वर्थ इट। और हिम्मत का नाम भी ऐसा ही है कि जैसे हिलने का दिल नहीं कर रहा कि हिल मत यहाँ से। इतनी क़दामत है यहाँ पे और इतनी एंटीक बिल्डिंग्स हैं कि यहाँ से जाने का दिल बिल्कुल नहीं है। पूरे रास्ते में सफ़र की थकावट, रोड बहुत सब खत्म हो गई सर। लेकिन जब यहाँ पे आप पहुँचने के बाद सब कुछ भूल भाल गए हैं कि कुछ सफ़र मुश्किल था, कठिन था, सड़क गंदी थी। लैंडस्केप कैसी थी? लैंडस्केप तो सर, वो मैं रास्ते में अपने दोस्तों को ये कह रहा था कि हर पिक्चर जो है ना वॉलपेपर लग रहा है कि इतना लैंडस्केप है, इतना खूबसूरत लैंडस्केप है यहाँ पे कि आंखें मेरे ख्याल से आंखें एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। मक्खी का फूल जो यहाँ पे आपको जगह जगह नजर आएंगे, जबरदस्त रोड किया है कि यहाँ पे आपको येलो कलर के जो फ्लावर्स का जो व्यू नजर आता है और ग्रीन के अंदर अमेजिंग। मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज़ रजिस्टर्ड की जब मैं वहाँ से आ रहा था कि जगह जगह पे जो सूरजमुखी के फूल थे वो जो लैंडस्केप को भर देते थे ना, मतलब क्या खूबसूरत है। नो डाउट यहाँ पे आके बड़ा मजा आया। अब मेरे ख्याल में हेलमेट देखें सर, इसकी बिल्कुल तीन मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल सर, यहाँ वक्त नहीं करना पुरानी किसी फिल्म के सेट पे हम चले आज। हेलमत गांव में घूमते हुए एक क्रिकेट के मैदान में आ निकले। यहाँ एक मैच हो रहा था और खिलाड़ियों और तमाशाइयों का शौक दीदनी था। हेलमत में घूमते हुए इस वक्त हम आ गए क्रिकेट ग्राउंड में। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है। थोड़ी देर के लिए हमने इनको कहा कि हमें खेलने का मौका दिया जाए। आहद ने बॉलिंग की और आहद ने बॉलिंग के बाद बॉल घुमा दी, थोड़ी सी पिटाई हुई। और वो पिटाई की वजह जो आहद ने मुझे बताई है वो ये बताई है कि क्योंकि वो सफ़र के थके हुए हैं इस वक्त। अगर वो सफ़र में थके हुए ना होते तो यकीनन आपने इन्होंने शॉट हिट की और वो बॉल गायब हो गई। एक्चुअली जवाब तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं, इसमें से एक थकावट वाला जवाब था और अभी टेप वाला। थकावट तो फिर आपको पता साथ आता है, टेप बॉल होनी चाहिए। अच्छा, तो ये अगर जवाब ना होते तो यकीनन मैं आउट हो चुका हूँ। मैं आपको आउट कर सकते थे। ये नौजवान है, यहाँ पे यूथ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हो रही है। यकीनन खेलों के हवाले से अगर फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे कोई वो तो नहीं है जिसको कहें कि कोई मैदान नहीं है। दरिया के किनारे की थोड़ी सी जगह है, लेकिन मज़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त। इतने हाई एल्टीट्यूड पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं यार। इस वक्त मैच की सूरत हाल क्या है? बस सर यही है कि ग्राउंड भी सही नहीं है, मतलब वो मैच इस वक्त 4 ओवर रह गए हैं, किसका कितना स्कोर चाहिए? पूछी हाँ, मैच की सूरत ये सर ये इतना है ना, इन्होंने 39 स्कोर किए। कितने ओवरों में? ये करीबन 4 ओवर में इन्होंने किया। ठीक है, आउट हो चुका है, ये आउट हो गए। ये आउट हो गया, हमारे 2 खिलाड़ी रह गए और 3 करीबन आउट हो गए। ठीक है, तो इनको अभी 40 रन बनाने हैं। कितने ओवरों में? ये 3 ओवर में इन्होंने बनाना है 40 स्कोर। आपके 2 आदमी रह गए? जी 2 आदमी रहेंगे। मैं आपके साथ एक हज़ार हमदर्दी कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, यस यस यस, 2 स्कोर हो गए सर। ये स्टाइल होता है बात है। वाह एक चक्का बेबी, एक चक्का, यस सर, वेरी गुड, चक्का चक्का चक्का, यस, ब्रावो ब्रावो, जल्दी नहीं सर, कुछ नहीं। चक्का वेरी गुड, 4 रन रह गया सर, 4 वेरी गुड, चक्का चक्का चौका चौका चौका, जीत गया सर, जीत गया। इधर आओ, गली में उठाओ यार।
जिंदाबाद। देखा सर, कुछ मजा आया आप लोगों को? मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। कितने स्कोर, कितने ओवर में? मैं उस वक्त मायूस हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो आपका जज्बा है ना, ये किसी आपको किसी नुक्कड़ लगाएगा। मैंने आपकी टीम का साथ दिया। नहीं होता सर, लेकिन सर हमारे साथ ग्राउंड तौर से अच्छा हो, मतलब ये कि जगह अच्छी हो, इधर बाल पहनते तो इधर जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, मतलब गलत बात जाते हैं। ठीक है, सही ग्राउंड इस तरफ आए तो फिसल के इस तरफ जाता है, तो इसके मतलब ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के, ठीक है ना, प्लान बनाना चाहिए। यहाँ पे ना फील्डिंग है ना बैटिंग है, कुछ भी नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि यहाँ का कुछ करेंगे। जरूर 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 जरूर। कोहिस्तान वर्सेस कश्मीर एक जबरदस्त किस्म का मैच आपने देखा है, और इस मैच में आपने देखा है कि ये जो जोश था ये मुझे इस टीम के साथ ले गया, और मुझे लग रहा था जिस तरह जज्बाती अंदाज से वो अपनी टीम को बैकअप कर रहे थे, वो लग रहा था कि ये टीम जीतेगी। मुझे लगा था एक टाइम पे कश्मीर जीत जाएगा, लेकिन इनके जज्बे ने जिता दिया। अच्छा, एक और जज्बे के अलावा एक और हिकमत अमली भी थी। आपने आखिर पे, अभी वो एक बैट्समैन आउट नहीं हुआ था, लेकिन आप उसने रिटायर्ड करके अपने एक और इनको लेके आए जिन्होंने एक छक्का और चौका लगा दिया, है ना? तो आपने बहुत जबरदस्त, आप ही कह रहे थे कि जबरदस्त बैट्समैन। जी बिल्कुल यही है। एक और भी हमारा बैट्समैन है जो पीछे खड़ा है, ये ठीक है, लेकिन उनको नंबर नहीं आया, ठीक है, ये अब बैटिंग के लिए ये खड़े थे, तो ये भी अच्छा है। बात नाजरीन ये है कि इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पे आबादियों में लोकल से मिला करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इमेजिन कीजिए कि ये जो मैच आपके लिए शायद उतनी अहमियत कामिल ना हो, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का जज्बा था, ये ऐसी लगे था जैसे कोई मतलब कोई फाइनल हो रहा है किसी बहुत बड़े टूर्नामेंट का, तो ऐसी था ना, मतलब सर अब कोहिस्तान और कश्मीर का मुकाबला था ना, तो वो एग्जैक्टली वो टीमों का भी आपस में है, वो एक एलिमेंट था उसमें। सफर शर्ट की इस एक्साइटिंग एपिसोड के बाद मतलब हम इजाज़त ले सकते हैं? बिल्कुल इजाज़त लेनी चाहिए। हेलमेट पे अभी हमारी जो मामलात हैं या जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं हुए, हेलमेट में भी मज़ीद घूमना है। बिल्कुल घूमते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से मिलना है। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी हेलमेट में ही। देखते रहिए सफर शर्ट। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऐसी होनहार खातून के हवाले से जो जिस्मानी माजूरी के ज़ाती तजर्बे से गुजरने वाली आबिया अकरम, जो 1997 से जिस्मानी माजूरी से मुतल्लिक तहरीक में सरगर्म है। उन्होंने बतौर तालिबा स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया, और वो कॉमनवेल्थ डिसेबल्ड फोरम के लिए नामजद की जाने वाली पहली राबिता कार भी हैं। वो नेशनल फोरम ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटी की बानी है, और अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे बराए हकूक़ नशोनुमाए माजूरीन के लिए के नफाज के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशा भी हैं। आबिया पाकिस्तान की पहली डिसेबल्ड खातून यानी कि डिफरेंटली एबल्ड खातून है जिनको बरतानवी हुकूमत का शिल्डिंग स्कॉलरशिप भी मिल चुका है। वो BBC की 100 ख़वातीन की फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिया अकरम, उनसे ही आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और द डिफरेंटली टैलेंटेड एंड अमेजिंग टैलेंटेड आबिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने अपनी इस जो बज़ाहिर खामी नज़र आती है लोगों को, इसको कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदला, और इस वक्त दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, पाकिस्तान का भी और अपना भी। आबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपकी इस जर्नी के हवाले से जानना चाहेंगे। जब भी किसी शख्स के अंदर कोई ऐसी कमी होती है अल्लाह पाक की तरफ से, तो हमारी सोसाइटी उसको बहुत चैलेंजिंग फेजेस के अंदर लेके जाती है। आपने कैसे इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदला आबिया? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका आज मुझे इसमें प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जब हम डिसेबिलिटी राइट्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करने की बजाय अपनी सोसाइटी को इनेबलिंग कैसे करना है कि वहाँ पे भी तमाम लोगों को उसी तरह राइट्स मिले, उसी तरह वो लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे कि आपको बताया कि पूरी दुनिया में लाइक 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की है, उसमें से 50% वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी हैं, और मोर देन 80% आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। जब मैंने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम शुरू किया तो उस वक्त मुझे भी यही लगता था कि हर दिन एक चैलेंज है। आप व्हील चेयर पे बाहर निकल रहे हैं, स्टेयर्स हैं, लोगों के एटीट्यूड ऐसे नहीं है कि आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, लेकिन जब आप एडवोकेसी और की स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जब आपके साथ सपोर्ट हो आपकी फैमिली
की, आपकी स्टेट की, गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ हो तो बहुत जल्दी जो है वो चेंज नजर आती है। मैं भी अपने आप को इसी पर्सपेक्टिव में देखती हूँ कि बहुत प्रिविलेज के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने कलेक्टिव एफर्ट की। आज जो उस ग्लोबल लेवल पे अगर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो दैट्स ऑनर फॉर मी। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द ग्लोब, और पूरी जो 1 बिलियन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है मैं उनकी नुमाइंदगी अगर कर रही हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक हो गया। अभी आपने जिस तरह से बात की कि ऑब्वियसली चैलेंज हर दिन होता है, और जब आप स्पेशली या डिफरेंटली एबल लोगों की बात करते हैं आपको कदम कदम पे मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। आपको क्या लगा, आप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करी हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों के माइंडसेट और उनके हकूक़ के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं? अभी तो बहुत पॉजिटिव स्टेज है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एवर जो लेजिस्लेशन है डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर वो भी मौजूद है, जिसको ICT राइट्स एक्ट कहते हैं डिसेबिलिटी का, वो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हमारे पास काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, GB में एक्ट पास हो गया है, सिंध में एक्ट पास हो गया है, पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही है, और जो जनरल लोगों की अवेयरनेस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे जैसे अभी हम लोग काम करते हैं तो उसके अंदर मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। द वर्ल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या अफराद बाहम माजूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एक्नॉलेज किया जाए। हम लोग डिफरेंट टर्म्स यूज ना करें क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है कि बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। हाँ, मुझे पता है कि चैलेंजेस और स्टिग्मा की वजह से हम डिसेबल्ड का वर्ड यूज करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन, UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इस सब में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है दैट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ताकि हम उसको एक्सेप्ट करें और देन वी विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा फिनोमेनन दिया है कि बजाय इसके कि हम अल्फाज के हेर फेर के अंदर भी उसको एक कमजोरी ही साबित, आप उसको एक्सेप्ट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, मैं अगर आपसे खुद चूंकि अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं सोसाइटी के अंदर जो आप लोगों को या आपकी कम्युनिटी को बतौर चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, लेकिन हम जैसे इंसानों को वो चैलेंजेस लगते नहीं हैं, यानी कि हम कुछ ऐसे एक्ट्स जो दानिस्ता या नादानिस्ता कर जाते हैं वो आपके लिए जहमत का बायस होते हैं, लेकिन आम लोगों को वो जहमत नहीं लगते हैं। ज़रा वो तो बताइए लोगों को ताकि पता चले कि अवेयरनेस आए लोगों के अंदर। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए दो एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये अल्लाह लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको सब प्रोटेक्ट करो, ओवर प्रोटेक्शन, चैरिटी की अप्रोच एक्सेप्ट की जाती है कि इनको सपोर्ट करो, पैसे दें, ये हेल्प करते हैं। ये हेल्प नहीं है, ये उनकी डिग्निटी कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट्स में बेगर्स आपको हर कोई डिसेबल्ड नजर आता है क्योंकि हमने एक पिटी वाली जो परसेप्शन है वो क्रिएट की है। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि ये लोग इनको गुनाहों की सजा मिली है, आजमाइश है, जिसकी वजह से इनको ठीक करना जरूरी है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं, बल्कि डिसेबिलिटी को एज अ डाइवर्सिटी जब आप एक्सेप्ट करते हैं, मैं जैसे हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप सब लोग व्हील चेयर यूज करते हैं, आप गाड़ी पे आए हैं, आपकी चेयर है, व्हील्स है, तो आप भी व्हील चेयर यूज करते हैं। मेरी नीड डिफरेंट है, मेरी व्हील चेयर रूम के अंदर आती है, आप गाड़ी बाहर पार्क कर देते हैं। तो इन चीजों को अगर हम एक्सेप्ट करें कि अपने एनवायरनमेंट को हमने इनेबल कैसे करना है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आ सकती है। डेफ लोगों के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, हर टीवी प्रोग्राम में, टॉक शोज में आप साइन लैंग्वेज प्रोवाइड करें। इसी तरह जब हम लोग ब्लाइंड लोगों के लिए बात करें तो ड्रामाज में, डिफरेंट उसमें जो भी आपकी लेजिस्लेशन है उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में होना चाहिए। तो मेरे लिए चैलेंजेस से ज्यादा जो एक्सेप्टेंस, और कोविड के रिस्पॉन्स में जैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज को बहुत ज्यादा जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन चीजों का सामना करना पड़ा, तो हम उनके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं कि एक तो पॉलिसी रिफॉर्म, सेकेंडली ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पुलिस स्टेशन एक्सेसिबल हो, ताकि अगर कोई जा रहा है रिपोर्ट करने तो उनके पास पूरी फैसिलिटी हो। हम लोग ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन विद डिसेबिलिटीज को। आई थिंक इट्स
ऑनर फॉर अस, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने की ज़रूरत है। आबिया, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है, हम भी बहुत सारी चीज़ों को एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारी चेंजेस जो हमें घरों से ज़रूरत है लाने के अंदर, उस पर भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, आपकी फैमिली है, जो भी ऐसे डिसेबल्ड लोग हैं जो जिनको जिस तरह से भी मुश्किलात, चाहे वो स्टेट की तरफ से हैं, घर वालों की तरफ से हैं, अब ओवरऑल कोई भी मैसेज हमारे देखने वालों के लिए? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सब जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मेरी फैमिली, मेरे जितने कोलीग्स हैं वुमेन विद डिसेबिलिटीज, माय पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि उन सब की सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं और अपनी आवाज़ जो है वो बाकी लोगों के लिए बुलंद कर सकते हैं। बाकी जितने तमाम अफराद वहाँ मौजूद हैं उनको मैं यही मैसेज दूँगी कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, अपनी चैलेंजेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के साथ साथ हमें उन लोगों का ख्याल रखना है जो कि घरों के अंदर उम्र कैद जिंदगी गुजार रहे हैं। हम उन्हें कैसे बाहर ला सकते हैं, उनकी आवाज़ कैसे बन सकते हैं और किस तरह एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं ताकि एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारें। अगर आपकी डिग्निटी और आपकी वॉइस। आप इस मुस्कुराहट का राज भी हमें बता दें जो इतनी ज्यादा ग्लोइंग है, जिसने हमारी स्क्रीन को खूबसूरत बना दिया है। एक चैलेंजिंग लाइफ होने के बावजूद माशाल्लाह यू आर सो एनर्जेटिक, स्माइलिंग, और ऐसे है कि वो पॉजिटिव एनर्जी बाहर आ रही है निकल के। इसके पीछे राज क्या है ये भी बता दें। थैंक यू। बहुत ज्यादा पैशन, क्योंकि आई नीड टू वर्क फॉर पाकिस्तान, फॉर ऑल द ग्लोब और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अभी बहुत सारी कमिटमेंट्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो एक पॉजिटिव विजन के साथ इंशाल्लाह अभी आप ये सब करेंगी और आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। आपने हमारी सुबह बहुत अच्छी की, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ आपने इतने बेहतर अंदाज में बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आबिया अकरम हमारे साथ मौजूद थी और जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अपनी सोसाइटी के अंदर एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। आप सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करें और एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज़ द मेन इशू। आबिया अकरम से हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कुछ ढाका टेस्ट की, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा बांग्लादेश के ऊपर काफी भारी नजर आता है फिल वक्त। और पाकिस्तान ने पहले स्पेल के अंदर ही, पहले मैच के सेशन के अंदर ही आज 5वें दिन 4 बांग्लादेशी टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट कर दिया है और इस तरीके से पाकिस्तान की मैच पर गिरफ्त काफी मजबूत नजर आती है। हम अगर ओवरऑल सिचुएशन आपको इस मैच की बताएं, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था अपनी इनिंग को और फिर उसके बाद 2 दिन मैच बारिश का शिकार रहा, जिसकी वजह से काफी, बल्कि ऑलमोस्ट 3 दिन डिस्टर्ब रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया, सिर्फ 87 रन के ऊपर 10 की 10 विकेटें हासिल कर ली, बांग्लादेश को फॉलो ऑन किया और इस वक्त बांग्लादेश 213 रन की लीड के ताक़ुब में अपनी 4 विकेटें गंवा बैठा है। 5वां टेस्ट है और हमारे साथ नन अदर देन मेरा बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त से कितने मुतमईन हैं। मेरे साथ थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 15 ओवर्स का खेल हुआ है और ऑलमोस्ट 85-90 ओवर्स का खेल होता है टेस्ट के अंदर, अगर बारिश वगैरह डिस्टर्ब ना करे तो। डू वी हैव इनफ ओवर्स मिर्जा साहब कि हम ये विकेटें निकाल लेंगे और इंशाल्लाह एक इनिंग्स और कुछ रन से जीत पाएंगे मैच को? सुबह खैर इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अरमला आपको भी सुबह खैर। और आप सही कह रहे हैं, देखिए क्रिकेट एक ऐसा खेल है, सिर्फ बांग्लादेश की नजरें मौसम पर मरकूज होंगी, उसके अलावा उनके बैट्समैनों में इतनी जान नहीं है। ये वही पार्टनरशिप इस वक्त चल रही है मुशफिकुर रहीम और लिटन दास की, जिन्होंने पहला टेस्ट मैच जो चिटागोंग में खेला गया था उसमें 206 रन की पार्टनरशिप की थी और उसके अलावा कोई भी बैट्समैन बांग्लादेश का इस सीरीज में जमकर नहीं खेल सका। तो अब बांग्लादेश की नजरें होंगी मौसम की जानिब कि शायद बारिश आ जाए, मौसम आड़े आ जाए, लेकिन ड्रामाई टर्न लिया है इमरान इस टेस्ट मैच में। और आप देखें कि बारिश की नजर हो गए, इब्तदाई 3 दिन में खेल नहीं हुआ, पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया 300 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके। और जिस तरह से बांग्लादेश की विकेटें खिजा के पत्तों की तरह बिखरती गई, आप देखें आपने तो विकेटें गिरने को भी इतना शायराना कर दिया। तो एक बैट्समैन जाता था तो दूसरा आता था, तीसरा चला जाता था। इस तरह से सूरत हाल जो थी वो बड़ी हो रही। और आज साजिद खान ने, उनको मैं क्रिटिसाइज भी करता रहा उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से, लेकिन आज उन्होंने 42 रन देकर 8 विकेटें हासिल की और उन इलीट खिलाड़ियों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा दिया।
जिनमें मरहूम अब्दुल कादिर, उसके अलावा सरफराज नवाज, इमरान खान, यासिर शाह, सिकंदर बख्श शामिल है। तो इन लोगों ने जो है वो 8 से ज्यादा विकेटें ली थी। कादिर ने तो 9 ली थी, 9 विकेटें एक टेस्ट इनिंग में सरफराज नवाज ने ली थी, लेकिन आज इस फहरिस्त में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया। मैं समझता हूँ जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है इब्तिदा में, जो 4 विकेटें गिरी हैं, 2 शाहीन शाह अफरीदी ने, 2 हसन अली ने हासिल की है। और इस साल यानी 2021 में शाहीन शाह अफरीदी 46 और हसन अली 41 विकेटें ले चुके टेस्ट मैचेस में, तो 87 विकेटें इन दोनों ने लिए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कुछ रिलाई किया है हमने अपनी फास्ट बॉलिंग पर। अच्छा, लिटन दास और मुशफिक की आपने बात की, तो मैंने अभी बस स्कोर बोर्ड खोला हुई है सामने। पिछली इनिंग्स के अंदर ये बिल तरतीब तकरीबन जो लिटन दास थे वो भी तकरीबन 5 रन गालिबन बना के आउट हुए थे, और जो मुशफिक थे वो भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए थे। लिटन दास ने 6 रन बनाए थे और मुशफिक ने 5 बनाए थे, और दोनों साजिद का ही शिकार हुए थे। इस वक्त साजिद इज ऑल्सो ऑन अटैक आई बिलीव मैच के अंदर, और ये दोनों प्लेयर्स भी हैं। तो आपको लगता है कि कोई लंबी इनिंग्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिटन बड़ी अच्छी फॉर्म में हमने देखा है पहले मैच के अंदर, उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है। इमरान, पहली इनिंग्स में भी लिटन दास जो है कॉट एंड बोल्ड हुए थे साजिद खान की गेंद पर, वो रश ऑफ ब्लड जिसे क्रिकेट में कहते हैं। और इसी तरीके से मुशफिक उर रहीम ने पहले एक चौका मारा शॉर्ट गेंद को साजिद खान की, और फिर उनमें रश ऑफ ब्लड आया और मिड विकेट पर वो एक उठता हुआ स्ट्रोक खेलते हुए फवाद आलम के हाथों कैच आउट हुए थे। तो अब देखना ये कि अपनी उस पहली इनिंग्स की गलतियों को ये नहीं दोहराएंगे या वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों को अगर हम कहें कि ये बैकबोन है बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप की, इसके बाद शकीबुल हसन को आना है। अगर ये फ्रस्ट्रेट करते हैं बॉलर्स को, और अगर ये अपनी पार्टनरशिप को लंबा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स के बैक ऑफ माइंड में ये होगा कि इन दोनों ने पहले टेस्ट में बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप की थी, तो इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। अगर ये दोनों में से कोई एक आउट होता है तो फिर गेट खुल जाएगा पाकिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतकर 12 कीमती पॉइंट्स हासिल करेगा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। तो ओवरऑल एक मैसेज जो हमने T20 वर्ल्ड कप के अंदर दिया था, भारत को हराकर बड़ा जबरदस्त हमने, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ कम, क्योंकि हमने पहली दफा वर्ल्ड कप में बीट किया था। ये जिस मोमेंटम से हम ये टेस्ट सीरीज भी जीतने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो टीम कॉम्बिनेशन को लेकर तजर्बात थे, मिर्जा साहब, वो कामयाब रहे। कुछ खास मायूसी नहीं हुई हमें नए तजर्बात करके और कुछ सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करके भी। देखिए, अगर ओवरऑल देखे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एवरी क्रिकेटर, लेकिन ये कि ये टीम कमजोर टीम थी बांग्लादेश की। आज आप देखें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का ब्रेक, अब आप वो टर्म तो इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आप ऑफ एयर इस्तेमाल करे थे टीम के लिए। क्या नहीं वैसे यूज की भी क्रिकेट में होती है इस्तेमाल, लेकिन वो इमरान खान ने तो रेलू कट्टे कह दिया था, हालांकि वो क्रिकेटिंग टर्म है, उन्होंने तो ऑन एयर नहीं, रेलू कट्टे तो नहीं है, बहरहाल ये अच्छे प्लेयर हैं, तो अच्छा खेलते हैं अपने डोमेस्टिक में। लेकिन आप देखें ना, ये कमजोर टीम बज़ाहिर नजर आती है। इसके बरक्स आप देखें इमरान, आज ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच शुरू हुआ, 147 पे ऑल आउट हो गई आज इंग्लैंड की टीम। 5 विकेटें उनके नए कप्तान ने ली, पैट कमिंस ने, और 112 पे इंग्लैंड की 4 विकेटें गिरी थी और धड़ाधड़ विकेटें गिरी हैं। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मजबूत टीम नहीं है बांग्लादेश की, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अपने ग्राउंड के तो वो शेर है ना, बंगाली टाइगर्स है वो अपने ग्राउंड के, तो वो आज लगता ही है कि इस सीरीज में टाइगर्स के दांत निकाल लिए गए, बगैर दांत के टाइगर्स ये लगता है। ठीक हो गया मिर्जा साहब। अब जो आगे हमारे जो शेर है, अब इन्होंने जो आगे सीरीज शुरू होने वाली है, इसके हवाले से भी क्या तैयारी होगी टीम कॉम्बिनेशन की, जिस तरह से इमरान ने भी बात की। ऑब्वियसली हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन बन चुका है, जिस पर बहुत सारे लोग सेटिस्फाई भी थे, जो पहले तनकीद कर रहे थे, दे वर क्वाइट ओके विद दिस कॉम्बिनेशन। सो आगे जो वेस्ट इंडियन टीम आ रही है, उसके साथ साथ मजीद जो सीरीज शुरू होगी, उस पर क्या लगता है पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा? अरमला, देखें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज तो पाकिस्तान के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन असल सीरीज होगी मार्च के आखिर में, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट, 3 ODI और 1 T20 खेला जाना है। वो सीरीज असल सीरीज होगी, लेकिन उससे पहले खिलाड़ी ट्यून अप हो जाएंगे। जनवरी में जो है PSL शुरू हो रही है। वेस्ट इंडीज की टीम की अगर हम बात करें तो उनके कप्तान कैरोन पोलार्ड भी अनफिट हो गए और उनकी टीम में कई खिलाड़ी नहीं है, कई नए खिलाड़ी हैं, नए कप्तान होंगे। T20 में निकोलस पूरन, जबकि वनडे में उनकी कप्तानी करेंगे शाय होप। तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सीरीज में बासानी कामयाबी हासिल करेगा। जी मैं सब मैं कुछ तज्जियाकारों को ट्विटर पे देख रहा था, उनका ये भी ख्याल था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी डोमेस्टिक विजिट के लिए इंटरनेशनल टीम के
पहले से उस बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि वो अपनी अच्छी टीम पाकिस्तान भेजे, क्योंकि टीम्स तो पिछले 3 साल से आ रही हैं, लेकिन जो बी कैटेगरी के या ए कैटेगरी, जो बी कैटेगरी सी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको यूजुअली भेज दिया जाता है पाकिस्तान। और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम में चाहे हादसाती तौर पे उनके कैप्टन आउट हुए हैं, लेकिन आपने जैसा खुद भी कहा कि जूनियर प्लेयर ज़्यादा हैं। खुदा न खास्ता अगर कल ऑस्ट्रेलिया भी अपनी ए टीम पाकिस्तान भेज देता है तो इट विल नॉट बी गुड फॉर क्रिकेट ओवरऑल। आपको लगता है कि रमीज राजा साहब को अभी से इंगेज करना चाहिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, ताकि अच्छी टीम पाकिस्तान आए, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले? ये बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया इमरान आपने, और लोग इस पर काफ़ी बातें कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब 2017 में श्रीलंका ने अपनी बी टीम भेज दी, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम वो तो खेले बगैर चली गई, वो भी एक कमजोर टीम थी, और बांग्लादेश आई, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं। साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम भेजी, उस टीम में भी कई टॉप के प्लेयर्स नहीं थे T20 सीरीज में। तो ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है, इस हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। पाकिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं है कि बी क्लास टीमों के उसके खिलाफ आप अपनी 2 नंबर टीम भेजें, मतलब नंबर 2 टीम भेजें। तो मेरे ख्याल में इस पे बात हो सकती है और उनको कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन खिलाड़ियों के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है इमरान। वो ऑप्शनल होता है वहां पर कि वो अगर आराम करना चाहें, फैमिली के मसाइल, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो रमीज राजा को आपने सही पॉइंट रेज किया, इस हवाले से बात करनी चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस सीरीज, कितना कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा? हम आफ्टर T20 हम बहुत अच्छा खेले, अब हम टेस्ट भी एक अच्छी, उसके बाद जो एक कंटिन्यूटी चल रही है हमारी विक्ट्रीज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तसलसल मौजूद है उसमें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने 50 ओवर्स के मैचेस भी खेलने हैं, जो कि क्रिकेट की मैं तो उसको बैकबोन समझता हूँ, जो वनडे मैचेस होते हैं। तो आप समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन हमारा वनडे मैचेस 50 ओवर्स के लिए भी उतना कारगर साबित होगा जैसा T20 में रहा और फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस में रहा? इमरान, हम लोग T20 में अच्छा परफॉर्म करके आए, इस टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वनडे में हमारी बैटिंग जो है वो बड़ी वल्नरेबल होती है। आप देखिए कि 50 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाते हम वनडे में, और यकीनन पाकिस्तान के लिए इम्तिहान होगा कि अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे खेलेंगे तो क्या पाकिस्तानी बैट्समैन, अगरचे उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इसके बावजूद टीम तो है एक इंटरनेशनल टीम, तो क्या पाकिस्तानी बैट्समैन वनडे में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? यानी वनडे हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। मतलब जाते जाते हमें पता लगा है, अभी ऑफिशियल नहीं है बट पता लगा आजम खान ने वजन बड़ा कम कर लिया अचानक से, तो ये कोई ब्रेकिंग है ऐसी आपके पास, आपके दोस्त मोइन खान साहब की तरफ से? मेरे दोस्त वो तो है जो है वजन भी कम कर रहे हैं, और अब सुनने में ये आया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी वो छोड़ रहे हैं, कहीं और चले जाएंगे, इसलिए कि मोइन खान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आजम खान को विकेट कीपिंग करानी चाहिए, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर नदीम उमर ने ये वाजे किया है कि सरफराज ही उनके कप्तान रहेंगे, और अगर सरफराज एज अ कैप्टन खेलते हैं तो डेफिनेटली ही कीप विकेट्स। तो फिर मुश्किल लगता है आजम खान के लिए, मुश्किलात का भंवर जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी बुराई आती है तो हर तरफ से ही आती है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मॉर्निंग में ज्वाइन किया। तजिया दयात जो टेस्ट मैच जारी उस पर भी बात कर रहे थे, और पाकिस्तान के जो आइंदा आने वाले टूर्स है उस पर भी बात हो रही थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, खत्म नहीं हुआ अभी, ब्रेक के बाद अभी देखते रहिए एक्सप्रेसो। और इसके साथ ही मुस्कुराते हुए दिन गुजारिए, एंजॉय कीजिए। टाइम टू साइन आउट, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए शो के साथ। अल्लाह।